दोस्तों, बादशाह ने अपनी खूबसूरत बेटी की शादी बाज के साथ क्यों कर दी? आइए सुनते हैं ये कहानी। शाम का वक्त था और गहरा साया जंगल पर छाने लगा था। बादशाह सलीम खान और मल्लिका शबाना की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनके शानदार कपड़े अब धूल और मिट्टी से सन चुके थे। चेहरों पर ऐसी थकान थी जैसे हफ्तों से सोए ना हों। थोड़ा और तेज चलो, आगे कहीं ना कहीं पानी जरूर मिलेगा। बादशाह सलीम खान की आवाज बहुत कमजोर हो चुकी थी। मल्लिका शबाना के कदम लड़खड़ा गए। मैं मैं अब और नहीं चल सकती। उनकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं और उन्होंने अपना पेट कसकर पकड़ा हुआ था। बादशाह ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया और हौसला देते हुए कहा, बस थोड़ा और, थोड़ा सा और। लेकिन वो थोड़ा और बहुत लंबा सफर बन गया। घने जंगल की उलझी हुई जड़ों और कंटीली झाड़ियों ने उनके कदमों को पूरी तरह जकड़ लिया था। भूख और प्यास ने उनके जिस्म की आखिरी ताकत भी निचोड़ ली थी। कुछ ही दूर चलने के बाद दोनों बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। पहले मल्लिका शबाना गिरी और फिर बादशाह सलीम खान। बादशाह ने जब अपनी आंखें बंद की तो उनके जहन में अपने उस शानदार महल का दरबार घूमने लगा, जहां कल तक वो अपने ऊंचे तख्त पर शान से बैठा करते थे, जहां वजीर और सिपाही उनके एक इशारे पर दौड़ पड़ते थे, जहां चांदी के बड़े बड़े थालों में बेहतरीन खाने सजाए जाते थे। और आज आज इस वीरान जंगल की धूल, प्यास से कांटे की तरह चुभता हुआ गला और पास ही बेसुध पड़ी मल्लिका शबाना जिनकी सांसें अब उखड़ रही थीं। आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं था जो इन दोनों की इस बेबसी को देख सके, लेकिन एक बेहद खूबसूरत, समझदार और बड़ा बाज अपने पंख फैलाए एक ऊंचे पेड़ की शाख पर बैठा था। ये जंगल के आम बाजों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखों में शिकार की भूख नहीं, बल्कि एक अजीब सी समझदारी और फिक्र चमक रही थी। उस बाज ने नीचे देखा। मल्लिका शबाना का हाथ जमीन पर धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे वो बेहोशी में भी किसी से पानी मांग रही हो। बाज ने अपनी तेज नजरों से पूरे जंगल का जायजा लिया। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। वो तुरंत अपने पंख फड़फड़ाता हुआ वहां से उड़ चला। पेड़ों और झाड़ियों के बीच से तेजी से रास्ता बनाता हुआ वो जंगल के उस ढलान वाले हिस्से में पहुंचा, जहां एक बहुत ही पतला और छोटा सा पानी का चश्मा बह रहा था। बाज वहां रुका, उसने चारों तरफ देखा और फिर नीचे झुका। उसने अपनी तेज और नुकीली चोंच से एक सूखे पत्ते को उठाया, जो बिल्कुल कटोरी की शक्ल का था। अपने पंजों से उस पत्ते को बहुत मजबूती से पकड़ा और बड़ी मुश्किल से उसमें पानी भरने लगा। पानी बार बार गिर जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जितना पानी उस पत्ते में आ सकता था, उसने भर लिया और बिना वक़्त ज़ाया किए सीधा उसी जगह उड़ गया, जहां बादशाह और मल्लिका गिरे पड़े थे। जमीन पर पड़े बादशाह सलीम खान की आंखें हल्की सी खुली थीं। तभी उन्हें अपने चेहरे पर किसी परछाई का एहसास हुआ। किसी ने बहुत आहिस्ता से उनके पास आकर कुछ रखा था। बादशाह ने पूरी तरह आंखें खोलीं और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। एक बड़ा सा बाज सामने था और उसके पंजों के पास एक पत्ते में पानी रखा हुआ था। पानी देखते ही बादशाह का सूखा हुआ गला जैसे अंदर से तड़प उठा। वो कांपते हाथों का सहारा लेकर आधे उठ बैठे और उस पत्ते को अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही पानी के चंद कतरे उनके होठों से टकराए, उनके सूखे हुए जिस्म में जैसे जान सी लौट आई। उन्होंने सबसे पहले अपनी बीवी को आवाज दी, शबाना, शबाना देखो, पानी। बादशाह ने पहले खुद थोड़ा सा पानी पिया और फिर बहुत एहतियात के साथ बचा हुआ पानी मल्लिका के सूखे होठों से लगा दिया। पानी गले से नीचे उतरते ही मल्लिका शबाना की आंखों की पुतलियों में कुछ हरकत हुई। शबाना, मैं तुम्हारे पास हूं। देखो, यह पानी यह बाज हमारे लिए लेकर आया है, बादशाह ने कहा। मल्लिका ने बहुत मुश्किल से अपनी गर्दन घुमाकर देखा। वो बाज अब भी वहीं कुछ दूरी पर तहजीब के साथ बैठा था। कुछ पल उन्हें देखने के बाद वो बाज फिर से आसमान की तरफ उड़ गया। ये ये कहाँ जा रहा है? मल्लिका ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। शायद हमारे लिए और पानी लाने, बादशाह ने आंखें बंद करते हुए जवाब दिया। वो समझ चुके थे कि यह कोई मामूली परिंदा नहीं है, और बादशाह का सोचना बिल्कुल सही था। अगले कुछ घंटों में वो बाज कई बार वापस आया, कभी अपनी चोंच में जंगल के मीठे बेर लेकर, कभी कुछ नरम जामुन लेकर। बादशाह और मल्लिका हैरत से उस बाज की इन हरकतों को देखते रहे। इतने मुश्किल वक्त में पहली बार मल्लिका शबाना के थके हुए चेहरे पर
एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। देखते ही देखते जंगल में रात का अंधेरा छाने लगा। जंगल की वो रात इतनी खामोश और डरावनी थी कि पत्तों के हिलने की आवाज भी दिल में खौफ पैदा कर रही थी। दूर कहीं किसी उल्लू की आवाज गूंजती तो कभी कोई जंगली जानवर झाड़ियों से गुजर जाता। लेकिन जिस जगह बादशाह और मल्लिका लेटे थे, वहां एक बहुत ही अजीब सा सुकून था। बाज अब भी उनके ऊपर वाली शाख पर एक पहरेदार की तरह चौकन्ना बैठा था। उसकी गर्दन कभी मल्लिका की तरफ घूमती तो कभी बादशाह की तरफ। आधी रात का वक्त हो चुका था। अचानक दूर से पत्तों के कुचलने की आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ आ रहे हों। बाज की गर्दन फौरन उस आवाज की तरफ घूमी। उसने अपने पंख हल्के से फड़फड़ाए। वो उड़ा नहीं, बस किसी भी हमले के लिए तैयार हो गया। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ मशालों की रोशनी दिखाई दी और कुछ लोग बाहर निकल कर आए। उनके लिबास से साफ पता चल रहा था कि वो बादशाह सलीम खान के ही खास सिपाही हैं। उनकी चाल में बहुत बेचैनी थी। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, एक सिपाही ने आवाज दी। सिपाहियों की आवाज सुनकर बादशाह सलीम खान फौरन उठ बैठे। चारों सिपाही दौड़कर उनके पास आए। बादशाह सलामत, हम आपको पागलों की तरह पूरे जंगल में तलाश कर रहे थे। अच्छा है कि आप दोनों बिल्कुल सही सलामत हैं। एक सिपाही ने राहत की सांस लेते हुए कहा। बादशाह कुछ पल के लिए खामोश रहे। फिर थकी हुई आवाज में पूछा, तुम लोग यहां तक कैसे पहुंचे? महल का क्या हाल है? बादशाह सलामत, महल में जो बगावत हुई थी उसे पूरी तरह कुचल दिया गया है। गद्दार वजीर और उसके साथियों को बंदी बना लिया गया है। हालात अब पूरी तरह हमारे काबू में हैं। दूसरे सिपाही ने इत्मीनान दिलाते हुए कहा। फिर उसने मल्लिका की तरफ देखकर पूछा, मल्लिका सलामत कैसी हैं? बादशाह ने पलटकर मल्लिका शबाना की तरफ देखा, जो अब उठकर उनके पास खड़ी हो गई थी। हम ठीक हैं, बादशाह ने कहा। फिर बादशाह ने पेड़ की शाख की तरफ इशारा किया। सिपाहियों ने ऊपर देखा तो वो चौंक गए। इतना बड़ा और इतनी रोबदार आंखों वाला बाज उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हम आपको अभी महल वापस ले चलते हैं, सिपाही ने कहा। बादशाह ने आसमान की तरफ देखा। रात बहुत गहरी थी। नहीं, बादशाह ने ठहरे हुए लहजे में कहा, रात बहुत हो चुकी है। सुबह का इंतजार करो। यहीं खेमे लगाओ। मल्लिका को बहुत आराम की जरूरत है। और सुनो, इस बाज के लिए भी एक बहुत ही शानदार और नरम बिस्तर तैयार करो। आज से यह बाज इस जंगल का नहीं, बल्कि हमारी सल्तनत का हिस्सा है। सिपाहियों ने फौरन हुक्म माना। उन्होंने फौरन दो छोटे खेमे तैयार किए। मल्लिका के लिए आराम की जगह बनाई और बाज के लिए भी कुछ ऊंचे पत्थरों और नरम घास से एक बहुत ही साफ और अच्छी जगह तैयार की। एक सिपाही ने बाज के लिए गोश्त के कुछ टुकड़े भी रखे, लेकिन बाज ने उन्हें छुआ तक नहीं। वो बस अपनी जगह पर खामोशी से बैठा रहा। रात गुजर गई और सुबह की पहली किरण के साथ ही जंगल रोशन हो गया। बादशाह सलीम खान अब बिल्कुल अपने पुराने लहजे में आ चुके थे। मल्लिका के चेहरे पर भी अब कल जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक नई उम्मीद थी। काफिला महल की तरफ जाने के लिए तैयार था। वो बाज जो रात भर खामोश बैठा था, उड़ा और आकर सीधा बादशाह के बिल्कुल करीब बैठ गया, जैसे वो बता रहा हो कि वो भी उनके साथ चलने को तैयार है। बादशाह नीचे झुके, बाज की आंखों में देखा और बोले, तूने मेरी जान बचाई है। अब तू जंगल का परिंदा नहीं, मेरा सबसे खास साथी है। तू मेरे साथ मेरे महल चलेगा। सिपाही यह सब देखकर हैरान थे, लेकिन बाज बिना किसी विरोध के बादशाह के साथ साथ चलने लगा। एक सिपाही ने धीरे से कहा, यह बाज तो बिल्कुल इंसानों की तरह हर बात समझता है। बादशाह यह सुनकर बस मुस्कुरा दिए। जंगल के रास्ते खत्म हुए और दूर से सलीम खान का शानदार महल नजर आने लगा। जैसे ही उनका काफिला महल के बड़े दरवाजे पर पहुंचा, महल के नौकर, सिपाही और आम लोग दौड़ पड़े। हर कोई अपने बादशाह और मल्लिका को सही सलामत देखकर खुश था। दरबार सजाया गया। बादशाह सलीम खान अपने सोने के तख्त पर जाकर बैठे और एक गहरी सांस ली। बहुत कुछ बदल गया है, उन्होंने पूरे दरबार को देखते हुए कहा। दरबारी आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि जंगल में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसने बादशाह को बदल दिया है। बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया और कहा, सुनो सब लोग, इस बाज ने जंगल में मेरी और मल्लिका की देखभाल की है। यह कोई मामूली परिंदा नहीं है। इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि इसके रहने के लिए सोने की सलाखों वाला एक बेहद शानदार पिंजरा बनवाया जाए, जिसमें इसे हर तरह का सुकून मिले। जैसे ही दरबार में पिंजरा लफ्ज गूंजा, बाज की आंखें एकदम से बदल गईं।
उसने बहुत जोर से अपने पंख फड़फड़ाए, जैसे वो इस फैसले से सख्त नाराज हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। बाज ने तख्त से छलांग लगाई और चलते हुए वजीर की उस मेज के पास पहुंच गया, जहां कागज और स्याही रखी हुई थी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब बाज ने अपनी चोंच से कलम को उठाया और उसे स्याही में डुबोकर कागज पर कुछ लिखने लगा। ये ये बाज तो लिख रहा है, एक दरबारी ने कांपती हुई आवाज में कहा। बादशाह सलीम खान अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने पास आकर वो कागज उठाया और उसे जोर से पढ़ने लगे। बाज ने लिखा था, मैं किसी पिंजरे में नहीं रह सकता। अगर तुम एक महल में रहते हो तो मुझे भी आजादी और इज्जत के साथ रहने का अधिकार है। मुझे एक खुला और शानदार महल चाहिए, वरना मैं अभी वापस जंगल चला जाऊंगा। बादशाह के हाथ कांप गए। क्या यह बाज सच में इतना समझदार है? बाज अब बादशाह की आंखों में सीधे देख रहा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि आजादी की एक मांग थी। बादशाह ने मुस्कुराते हुए वो कागज मोड़कर रख लिया। ठीक है, कोई पिंजरा नहीं बनेगा। इस बाज की शर्त मुझे मंजूर है। बादशाह ने हुक्म दिया। महल के ठीक पीछे जो पुराना और बड़ा किला है, जो खुली हवा और बागों के बीच है, आज से वो किला इस बाज का महल होगा। बाज ने अपना सिर हल्का सा हिलाया, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो, और फिर अपनी मस्तानी चाल में दरबार से बाहर निकल गया। पुराना किला अब बाज का नया घर बन चुका था। वहां उसके लिए हर चीज का इंतजाम था। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि अगले ही दिन सुबह सुबह वो बाज उड़ता हुआ सीधा बादशाह के दरबार में आ पहुंचा और वजीर की खाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। एक मामला आया जहां एक गरीब किसान की जमीन एक ताकतवर सूबेदार ने छीन ली थी। सारे पुराने वजीर सूबेदार का साथ दे रहे थे, क्योंकि कागजों पर सूबेदार का नाम था। बादशाह थोड़े परेशान हो गए कि इंसाफ कैसे करें। तभी बाज ने फुर्ती से कलम उठाई और कागज पर कुछ लिखकर बादशाह की तरफ खिसका दिया। बादशाह ने पढ़ा, कागज झूठे हो सकते हैं, हालात नहीं। ये देखो कि उस जमीन पर सालों से हल कौन चला रहा है। इंसाफ कागज देखकर नहीं, सच्चाई देखकर किया जाता है। बादशाह ने फौरन फैसला पलट दिया और जमीन किसान को वापस दिलवा दी। उस दिन के बाद से पूरे मुल्क में यह बात फैल गई कि बादशाह सलीम खान की आंखें तो हैं, लेकिन दिमाग अब उस बाज का चलता है। बाज हर सुबह दरबार आता और मुश्किल फैसलों में अपनी राय लिख कर देता। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस परिंदे की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। एक दिन बाज महल के बागों के ऊपर से उड़ रहा था। उड़ते उड़ते उसकी नजर महल के उस खास हिस्से की तरफ गई जहां बादशाह सलीम खान की इकलौती और बेहद खूबसूरत बेटी शहजादी जोया का कमरा था। शहजादी जोया की उम्र यही कोई 22 साल थी। उसकी रंगत बिल्कुल दूध जैसी सफेद और सादगी ऐसी कि कोई भी उसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। बाज एक खंभे पर जाकर बैठ गया। उसने देखा कि शहजादी जोया अपने कमरे की बड़ी सी खिड़की के पास शीशे के सामने खड़ी अपने खुले बालों को संवार रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। वो बाज, जिसके सामने बड़े बड़े वजीर हिचकिचाते थे, वो जो हमेशा सख्त रहता था, शहजादी को देखकर बिल्कुल पत्थर जैसा बन गया। हवाओं का चलना, पत्तों का हिलना, जैसे उस बाज के लिए सब कुछ रुक गया था। अगले ही पल बाज उड़कर सीधा शहजादी की खिड़की के छज्जे पर आ बैठा। शहजादी जोया अपने ख्यालों में गुम थी। उसने परिंदे को नहीं देखा, लेकिन बाज खामोशी से घंटों वहां बैठकर बस उसकी हर अदा को देखता रहा। जब शहजादी पलटी तो बाज वहां से उड़ चुका था। शायद कोई परिंदा था, जोया ने खुद से कहा। लेकिन यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं रही। अब बाज हर रोज शहजादी जोया के कमरे की खिड़की पर आने लगा। वो बस चुपचाप वहां बैठता और उसे निहारता रहता। धीरे धीरे शहजादी को भी यह एहसास होने लगा कि कोई है जो हमेशा उसके आसपास रहना चाहता है। कभी उसे शीशे में बाज की परछाई नजर आती, तो कभी पलटने पर बस हवा का एक झोंका महसूस होता। शहजादी जोया के दिल में भी अब उस बाज के लिए एक अजीब सी कशिश पैदा होने लगी थी। वो अब हर सुबह अपनी खिड़की की तरफ देखती कि वो बाज आया है या नहीं। एक दिन शहजादी जोया अपने वालिद बादशाह सलीम खान के पास गई। बाबा, उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैं उस बाज से मिलना चाहती हूं जो आपके साथ जंगल से आया था। बादशाह थोड़ा हैरान हुए। तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो बेटी? पता नहीं बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक परिंदा नहीं है। वो मुझसे कुछ कहना चाहता है।
मैं उसके महल में जाकर उससे मिलना चाहती हूँ। बादशाह सलीम खान अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वो उसे मना नहीं कर सके। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हारे साथ मेरे खास सिपाही और तुम्हारी सहेलियां भी होंगी। शाम का वक्त था। आसमान में हल्की सी सुर्खी छाई हुई थी। शहजादी जोया सफेद लिबास पहने अपनी सहेलियों और सिपाहियों के साथ बाज के उस पुराने किले में पहुंची। जैसे ही वो किले के अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि बाज एक ऊंचे चबूतरे पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में आज दरबार वाली कोई सख्ती नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी नरमी थी। शहजादी जोया की नजरें जैसे ही बाज से मिलीं, बाज ने फौरन पास रखी स्लेट और कलम को अपनी चोंच से उठाया और उस पर तेजी से कुछ लिखने लगा। एक सिपाही ने वो स्लेट उठाकर शहजादी को दी। उस पर लिखा था, शहजादी जोया, मेरे गरीब खाने में आपका इस्तकबाल है। मेरी कोई आवाज नहीं है, लेकिन मेरे एहसास बहुत गहरे हैं। आप इस महल की खूबसूरत सच्चाई हैं। शहजादी जोया यह पढ़कर मुस्कुरा दी। उसकी सहेलियां हैरान थीं कि एक परिंदा इतनी अच्छी बातें कैसे लिख सकता है। तभी बाज के इशारे पर नौकरों ने शहजादी के सामने बेहतरीन शरबत और ताजे फलों की थालियां सजा दी। बाज ने दोबारा स्लेट पर लिखा, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपको अपना यह छोटा सा महल दिखा सकता हूं। शहजादी ने खुशी खुशी सिर हिला दिया। और फिर वहां मौजूद सिपाहियों ने एक ऐसा नजारा देखा जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। आगे आगे एक बाज चल रहा था और उसके पीछे मुल्क की शहजादी। बाज उसे किले के बागों में ले गया, ऊंचे बुर्जों से शहर का नजारा दिखाया। वो दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे से बहुत कुछ कह रहे थे। बाज का हर अंदाज इतना तहजीब वाला था कि शहजादी जोया को एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वो किसी जानवर के साथ है। अंधेरा होने लगा तो शहजादी ने कहा, अब मुझे वापस जाना चाहिए। बाज ने आखिरी बार स्लेट पर लिखा, जब भी आपका दिल चाहे मेरे महल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। शहजादी जोया एक मीठी मुस्कान के साथ वहां से वापस लौट गई, लेकिन बाज बहुत देर तक किले की छत पर बैठा उसी रास्ते को देखता रहा जहां से जोया गुजरी थी। उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच मुलाकातों का एक खामोश सिलसिला शुरू हो गया। वो अब एक दूसरे से कागज पर बातें करने लगे थे। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। अब वो पहले वाले दिन नहीं रहे थे, ना वो फासले बाकी थे और ना ही कोई पर्दा। शहजादी जोया और बाज की मुलाकातें अब सिर्फ महल और उस पुराने किले तक महदूद नहीं थीं। अब उनके दरमियान एक ऐसा बेजुबान रिश्ता पनप चुका था जो ना तो कुछ बोलता था और ना ही कोई शोर मचाता था। कभी शहजादी जोया अपनी कोई मनपसंद किताब लेकर किले के बाग में बैठती, तो बाज उड़कर पास वाले एक दरख्त की शाख पर आ बैठता। वो अपनी गर्दन लटकाए चुपचाप बस जोया को पढ़ते हुए देखता रहता। शहजादी ने अब बाज के लिए लिखना भी सीख लिया था। वो दोनों अब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर खामोश गुफ्तगू करते। कभी दो लफ्ज, कभी कोई छोटी सी लाइन, तो कभी कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ वो दोनों ही समझते थे। एक दिन जब बादशाह सलीम खान दरबार से लौट रहे थे, तो उन्होंने जोया से पूछ ही लिया, बेटी, क्या तुम अब भी उस बात से मिलने जाती हो। जोया ने बहुत ही ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, हाँ बाबा, वो सिर्फ एक बाज नहीं है, उसके सीने में एक दिल है। मुझे उसके पास एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। बादशाह ने एक नरम सी मुस्कान दी और बोले, बस इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे एहसास इससे आगे ना बढ़ें। आखिर वो है तो एक परिंदा ही। जोया उस वक्त तो चुप हो गई। उसे भी दिल के किसी कोने में यही लगता था कि वो एक परिंदा ही तो है। मगर इसके बाद जो हुआ, उसने शहजादी के दिल में पहली बार एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। एक दिन की बात है। दोपहर का वक्त था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और शहजादी जोया अपनी सबसे खास सहेली नजरा के साथ बाग में बैठी थी। तभी बाज उड़ता हुआ आया और उनके बिल्कुल करीब वाली एक शाख पर आकर बैठ गया। वो थोड़ा सा नीचे झुका। उसकी चोंच में एक सफेद रंग का मुड़ा हुआ कागज था। उसने वो कागज नजरा के हाथ से होते हुए सीधा शहजादी जोया की हथेली में गिरा दिया। जोया ने बड़ी हैरानी से उस कागज को देखा। ये क्या है? नजरा ने पूछा। शायद कोई और मजाक होगा, जोया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने उस कागज की तह खोली, उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। उस छोटे से कागज पर सिर्फ दो लाइनें लिखी थीं, मगर उन लाइनों ने जोया के इर्द गिर्द जैसे सन्नाटा सा बिछा दिया। कागज पर लिखा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यकीन करो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूं।
जोया के होंठ कांपने लगे। आंखों में एक अजनबी सी लहर दौड़ गई। ये ये क्या है? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। नजरा ने उसकी घबराहट देखकर पूछा, क्या लिखा है इसमें जोया? जोया ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उस कागज को मोड़ा और अपने लिबास में छुपा लिया। उसकी नजरें ऊपर बाज की तरफ उठीं। बाज अब भी उसी शाख पर बैठा था, बिल्कुल शांत। उसकी आंखों में कोई बेचैनी नहीं थी, ना ही कोई घबराहट। जोया ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल बार बार पूछ रहा था कि यह क्या कह रहा है, मगर जवाब उसके पास भी नहीं था। अगले कुछ दिनों तक शहजादी जोया बहुत गुमसुम रहने लगी, लेकिन महल की फिजाओं में कुछ भी छुपता कहाँ है। उस दिन हवाओं में ही एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे महल की दीवारों को भी कोई बड़ा राज पता चल गया हो। नौकर चाकर कोनों में खड़े होकर दबे लहजे में खुसुर फुसुर कर रहे थे। सिपाहियों की आंखों में भी एक अजीब सी हैरानी थी। एक नौकर ने दूसरे से कहा, क्या तुमने सुना? उस बाज ने तो अब अपनी हद ही पार कर दी। दूसरे ने इधर उधर देखकर फुसफुसाते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, कहते हैं उसने शहजादी से शादी करने की बात लिखकर भेजी है। बस फिर क्या था? यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे महल के कोने कोने में फैल गई। और जब यह उड़ती हुई बात बादशाह सलीम खान के कानों तक पहुंची, तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी आंखों से जैसे शोले निकलने लगे। क्या कहा तुमने? उन्होंने अपने वजीर पर गरजते हुए कहा, एक मामूली सा परिंदा मेरी बेटी, इस मुल्क की शहजादी से शादी की बात करता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कुछ बोल सके। सलीम खान की रगों में लहू की जगह जैसे आग दौड़ रही थी। मैंने उसे अपने बराबर का दर्जा दिया, अपने दरबार में वजीरों के साथ बैठने की इजाजत दी, और उसने बदले में मेरी ही इज्जत पर हाथ डालने की जुर्रत की। बादशाह की मुट्ठियां कस गई थीं। कल सुबह मैं खुद उसके महल जाऊंगा और पूछूंगा उससे कि आखिर वो चाहता क्या है। अगली सुबह की हवा में थोड़ी ठंडक थी, लेकिन बादशाह सलीम खान के चेहरे पर गुस्से की तपिश साफ महसूस की जा सकती थी। उनके साथ उनके सबसे खास और ताकतवर सिपाही थे। जब वो पुराने किले यानी बाज के महल के दरवाजे पर पहुंचे, तो वहां हमेशा की तरह एक खामोशी छाई हुई थी। लेकिन जैसे ही बाज ने बादशाह के भारी कदमों की आहट सुनी, वो अपने पत्थर वाले चबूतरे पर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आज भी वही ठहराव था, मगर आज एक अजीब सी बेखौफी भी झलक रही थी। बादशाह सीधे उसके सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी आवाज में आज वो पुराना प्यार नहीं, बल्कि एक हुक्मरान का गुस्सा था। क्या यह सच है कि तूने मेरी बेटी से शादी की बात की है? बाज ने कोई हरकत नहीं की। उसने बहुत ही सुकून के साथ अपने पास रखा कलम उठाया और एक तख्ती पर कुछ लिखने लगा। कुछ ही पलों बाद उसने वो तख्ती खिसकाकर बादशाह के सामने कर दी। उस पर लिखा था, बादशाह सलामत, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मैंने सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। मैं शहजादी जोया से पूरी इज्जत और एहतराम के साथ शादी करना चाहता हूं। मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। उसकी एक मुस्कुराहट ही मेरी पूरी जिंदगी है। ये पढ़कर बादशाह का गुस्सा सिर तक पहुंच गया। क्या बकवास है ये? तू एक जानवर है, एक परिंदा, और मेरी बेटी एक इंसान है। हमने तुझ पर भरोसा किया, लेकिन तूने तो अपनी औकात ही भुला दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी औलाद का नाम अपनी चोंच पर लाने की? मगर बाज की आंखें जमीन पर नहीं झुकी। उसने कलम से दोबारा लिखा, फर्क सिर्फ जिस्म और बनावट का है। एहसास बिल्कुल वही है जो किसी भी इंसान के दिल में धड़कता है। ये पढ़ते ही बादशाह की सांसें तेज हो गईं। तूने तो पागलपन की सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने अपने सिपाहियों की तरफ मुड़कर हुक्म दिया, इस परिंदे को अभी के अभी पकड़ो और पिंजरे में बंद करो। मगर इससे पहले कि कोई भी सिपाही आगे बढ़ पाता, बाज ने अचानक अपने पंख फड़फड़ाए। उसने बड़ी फुर्ती से पास रखे एक सजावटी स्टैंड से एक नुकीला और तेज खंजर अपनी चोंच में उठा लिया। पलक झपकते ही वो हवा में उड़ा और सीधा बादशाह सलीम खान के कंधे पर जाकर बैठ गया। खंजर की नोक बादशाह की गर्दन के बिल्कुल करीब थी। सारे सिपाही खौफ से पीछे हट गए। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट फैल गई। बाज की आंखें उस वक्त बिल्कुल किसी जुनूनी इंसान जैसी लग रही थीं। उनमें मोहब्बत की जिद भी थी और आर पार कर देने वाला जुनून भी। उसने अपनी चोंच में दबा एक छोटा सा कागज बादशाह की आंखों के ठीक सामने कर दिया। उस पर लिखा था, बादशाह सलामत,
डरिए मत। मैं आपको कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मगर मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर मेरी मोहब्बत को ठुकराया गया, तो यह खंजर मेरी नहीं, आपकी जिंदगी का फैसला करेगा। मैं शहजादी को बहुत खुश रखूंगा। आप इज्जत के साथ उससे मेरी शादी कर दीजिए, वरना आज यहां से कोई एक ही जिंदा जाएगा। बादशाह के होंठ सख्त हो गए, लेकिन उनके सीने में एक बाप का दिल बुरी तरह कांप रहा था। उन्होंने बहुत धीमी और सर्द आवाज में कहा, बाज, तू जिस रास्ते पर जा रहा है, वो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मैं तुझसे नफरत नहीं करता, मगर तू यह बात समझता क्यों नहीं कि मेरी बेटी इंसान है और तू। बाज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस हल्का सा अपना सिर लटकाया और एक आखिरी पर्ची बादशाह की तरफ बढ़ा दी। मैं जानता हूं कि हमारे बीच फर्क है, मगर दिल का रिश्ता किसी का हुलिया या खून नहीं देखता। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं यह साबित कर दूंगा कि मैं आपकी शहजादी जोया के बिल्कुल काबिल हूं। और अगर तुम उससे मेरी शादी नहीं करते, तो पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर तुम्हारी बीवी को मारूंगा और तुम्हारी बेटी से शादी कर लूंगा। बादशाह कुछ पलों तक बाज की आंखों में देखते रहे। उन्हें अपनी जान का खौफ नहीं था, लेकिन बेटी की फिक्र थी। ठीक है, बादशाह ने आखिरकार हथियार डालते हुए कहा, तू कहता है कि तुझे वक्त चाहिए, तो ले ले अपना वक्त। मगर यह बात हमेशा याद रखना कि अगर तूने मेरी इज्जत या मेरी बेटी पर कोई भी आंच आने दी, तो मैं वो बाप हूं जो अपने खून को भी माफ नहीं करता। यह कहकर बादशाह सलीम खान ने एक गहरी सांस ली और महल की तरफ मुड़ गए। सिपाही भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। बाज वहीं अपने चबूतरे पर खड़ा रहा। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, मगर उसके अंदर वो मोहब्बत का तूफान अब भी पूरे जोरों पर था। सलीम खान के लिए वो दिन बहुत भारी गुजरा। एक तरफ उनकी बेटी जोया थी, जो उनकी जान थी, और दूसरी तरफ बीवी थी, जिनको मारने की बाज ने धमकी दी थी। बाज की वो धमकी बार बार उनके कानों में गूंज रही थी। उनका दिल कहता था कि बेटी की खुशी उसी बाज के साथ है, लेकिन उनके सिर पर रखा ताज चीख चीख कर कह रहा था कि एक बादशाह अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी परिंदे से कैसे कर सकता है। दुनिया क्या कहेगी। वो बहुत देर तक इसी कशमकश में तड़पते रहे। फिर अचानक वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर एक गहरी थकान थी, लेकिन इरादा पक्का हो चुका था। वो धीरे धीरे चलते हुए सीधा शहजादी जोया के कमरे की तरफ गए। जोया उस वक्त अपनी बालकनी में उदास बैठी थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो उठी। बाबा। बादशाह ने अपनी बेटी को ऐसे देखा जैसे कोई बहुत कीमती चीज आखिरी बार देख रहे हों। उनकी आवाज में हल्का सा कंपन था। बेटी। जी बाबा, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जोया ने घबराते हुए पूछा। बादशाह आगे बढ़े और पहली बार अपनी बेटी के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। जोया, अगर कल को मुझे कुछ हो जाए। बाबा। जोया एकदम से चौंक गई। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैं ना रहूं, तो यह पूरी सल्तनत तुम्हें ही संभालनी होगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत फैसले किए हैं, लेकिन अब शायद मेरा जिस्म और मेरी हिम्मत दोनों जवाब दे रहे हैं। जोया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बाबा, आप मुझे डरा रहे हैं। मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या है। फिर बादशाह सलीम खान ने एक गहरी सांस ली और उसे वो सब कुछ बता दिया जो किले में हुआ था। कैसे बाज ने शादी की जिद की, कैसे उसने खंजर उठाया, और कैसे उसने यह धमकी दी कि अगर शादी नहीं हुई तो बादशाह की जान भी जा सकती है। हर एक लफ्ज सुनकर जोया का दिल भारी होता जा रहा था। वो खामोशी से सब सुनती रही। जब बादशाह ने अपनी बात खत्म की, तो उन्होंने अपना सिर झुका लिया और बोले, अब तू ही बता मेरी बच्ची, मैं एक बाप बनकर सोचूं या एक बादशाह बनकर? जोया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने आगे बढ़कर अपना सिर अपने बाबा के कंधे पर रख दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। बाबा, आपने हमेशा मेरा साए की तरह ख्याल रखा है, मेरी हर खुशी को अपनी खुशी समझा है। आज मेरी बारी है। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं, तो मेरी बस एक बात मान लीजिए। क्या? बादशाह ने भीगी आंखों से पूछा। जोया ने बहुत ही हिम्मत जुटाकर कहा, उस बात से मेरी शादी कर दीजिए बाबा। बादशाह जैसे अंदर तक कांप गए। जोया, तुम होश में तो हो? तुम क्या कह रही हो? तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुम किससे शादी करने जा रही हो? हाँ बाबा, मुझे सब पता है। जोया ने बहुत ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। मैं जानती हूं कि वो एक परिंदा है, मगर उसका दिल बिल्कुल इंसानों जैसा है। वो मुझे बहुत इज्जत देता है,
मेरी हर बात समझता है, मेरे हर एहसास की कद्र करता है। उसने आज तक कभी मेरी इज्जत पर कोई बात नहीं आने दी। बादशाह कुछ कहना चाहते थे, मगर उनके गले से आवाज ही नहीं निकली। जोया ने उनकी आंखों में देखा और कहा, बाबा, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, तो मेरे लिए अपनी जान की बाजी मत लगाइए। सलीम खान की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। तू मेरी जिंदगी की रोशनी है बेटी। अगर तू वाकई इस फैसले से खुश है, तो मैं तेरे फैसले के आगे अपनी हार मानता हूं। जोया ने रोते हुए अपने बाबा को कसकर गले लगा लिया। और फिर वो दिन आ गया जिसे उस सल्तनत के लोग सालों साल नहीं भूल पाए। महल के पूरे आंगन को चिरागों और रोशनियों से सजाया गया था। हर तरफ गुलाब और चमेली के फूलों की खुशबू महक रही थी। लेकिन वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर खुशी से ज्यादा एक गहरी हैरत थी। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि बाज के साथ मुल्क की शहजादी की शादी हो रही थी। हर किसी के जहन में हजारों सवाल थे, मगर बादशाह के खौफ से किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। बादशाह सलीम खान ने खुद अपनी जुबान से इस शादी का ऐलान किया। जोया की आंखों से दो मोती जैसे आंसू छलक कर उसके गालों पर गिरे, और इसी के साथ वो शादी मुकम्मल हो गई। शादी के कुछ ही दिनों बाद महल की फिजा पूरी तरह से बदल गई। जहां पहले जोया के चेहरे पर एक उदासी और गहरी सोच का साया रहता था, वहीं अब हर तरफ उसकी हंसी और चूड़ियों की खनक गूंजती थी। जो शहजादी आधी आधी रात तक अपनी खिड़की पर गुमसुम बैठी रहती थी, वो अब हमेशा मुस्कुराती हुई नजर आती। उसकी चाल में एक अजीब सी नरमी आ गई थी, आंखों में एक चमक थी और चेहरे पर निखार था। लेकिन मल्लिका शबाना जब भी अपनी बेटी को इतना खुश देखती, तो उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और शक पैदा होने लगता। वो सोचती, आखिर मेरी बेटी एक बाज से शादी करके इतनी खुश कैसे हो सकती है? क्या सच में कोई जानवर किसी इंसान को इतना सुकून और इतनी खुशी दे सकता है? धीरे धीरे मल्लिका शबाना का यह शक और गहरा होने लगा। रातों को उनकी नींद उड़ गई। वो हर वक्त बस यही सोचती रहती कि इस बाज में कुछ तो ऐसा है जो हमारी नजरों से छुपा हुआ है। कुछ तो ऐसा राज है जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। एक रात जब पूरे महल में गहरा सन्नाटा छा चुका था, आसमान में पूरा चांद खिला हुआ था और हवा में एक हल्की सी सर्द ठंडक थी, मल्लिका शबाना ने यह पक्का इरादा कर लिया कि आज रात वो इस राज से पर्दा उठाकर ही रहेंगी। वो चुपचाप बिना किसी को बताए अपने कमरे से बाहर निकली। उनके कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी, मगर उनके दिल में एक बड़ा तूफान मचा हुआ था। वो सीधे चलते हुए बाज के उस पुराने महल तक पहुंच गईं। महल के अंदर जोया के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से चिरागों की हल्की हल्की पीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी, और साथ ही आ रही थीं कुछ धीमी धीमी आवाजें। मल्लिका शबाना ने दरवाजे के पास जाकर अपना कान लगा दिया। अंदर से किसी मर्द की आवाज आ रही थी। वो आवाज बहुत ही नरम और मोहब्बत से भरी हुई थी। जोया, मेरी जान, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर शहजादी जोया की मीठी सी हंसी गूंजी। मुझे पता है, लेकिन अगर किसी को हमारे इस राज का पता चल गया तो? वो मर्द बोला, जब तक मेरी वो बाज वाली खाल महफूज है, कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। दिन के उजाले में मैं एक बाज रहता हूं, लेकिन रात होते ही सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने एक इंसान बन जाता हूं। ये सुनते ही बाहर खड़ी मल्लिका शबाना का जिस्म जैसे बर्फ की तरह सुन्न हो गया। क्या मतलब? यह बाज कोई परिंदा नहीं, बल्कि एक इंसान है। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजे के अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। जोया के पास बिस्तर पर एक बेहद खूबसूरत और नौजवान लड़का बैठा हुआ था। उसका चेहरा किसी भी शहजादे से कम नहीं था। उसकी आंखों में बिल्कुल वही तेज चमक थी जो उस बाज की आंखों में हुआ करती थी। वो मुस्कुराते हुए जोया के बालों में अपनी उंगलियां फेर रहा था। मल्लिका के होंठ गुस्से और नफरत से कांपने लगे। तो यह है असलियत। यह कोई बाज नहीं, बल्कि कोई बहुरूपिया है। इसने मेरी बेटी को और मेरे पूरे खानदान को धोखा दिया है। एक परिंदे की शक्ल बनाकर हमारे महल में घुस आया और अब यहां इंसान बनकर बैठा है। तभी मल्लिका की नजर दरवाजे के बिल्कुल पास वाले कोने पर पड़ी। वहां जमीन पर बाज की वो काली चमकीली खाल पड़ी हुई थी। मल्लिका के दिल में बदले की आग भड़क उठी। नहीं, मैं इस धोखे को ऐसे ही नहीं चलने दूंगी। मैं इस मनहूस खाल को जलाकर राख कर दूंगी, ताकि यह हमेशा के लिए इंसान ही बना रहे और मेरी बेटी खुश रहे। मल्लिका ने बहुत ही खामोशी से उस खाल को उठाया
और बिना कोई आहट किए तेजी से वापस अपने महल की तरफ निकल गईं। रात काफी गहरी हो चुकी थी। मल्लिका शबाना महल की छत पर खड़ी थीं। उनके एक हाथ में वो बाज की खाल थी और दूसरे हाथ में एक जलती हुई मशाल। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती और आंखों में नफरत का धुआं था। आज मैं इस झूठे खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, उन्होंने खुद से कहा। मल्लिका ने वो खाल जमीन पर फेंकी और उस पर जलती हुई मशाल डाल दी। देखते ही देखते वो खाल आग की लपटों में घिर गई। उसके जलने की तेज आवाज और बदबू हवा में फैलने लगी। लेकिन उसी पल जंगल की तरफ से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। वो चीख किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक इंसान की थी। एक ऐसी आवाज जो दर्द और तड़प से भरी हुई थी। आह! मल्लिका शबाना ने घबराकर पीछे जंगल की तरफ देखा। दूर अंधेरे में उन्हें एक इंसानी साया तेजी से भागता हुआ दिखाई दिया, जिसके जिस्म से जैसे आग की लपटें निकल रही थीं। वो नौजवान शहजादा था, जो अब दर्द से तड़प रहा था। जैसे जैसे यहां बाज की खाल जल रही थी, वैसे वैसे वहां उस नौजवान का जिस्म भी आग में झुलस रहा था। वो चीखता और तड़पता हुआ घने जंगल के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। शहजादी जोया पागलों की तरह दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकली। उसे कुछ एहसास हो चुका था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भागते भागते जब वो महल के खुले हिस्से में पहुंची, तो वहां कुछ लोग जमा थे और हवा में कुछ जलने की तेज बदबू आ रही थी। जोया ने कांपती हुई आवाज में वहां खड़े एक नौकर से पूछा, ये ये क्या जल रहा है यहाँ? नौकर ने डरते हुए जमीन की तरफ इशारा किया और बोला, शहजादी जोया, ये तो ये तो बिल्कुल बाज की खाल जैसी लग रही है। ये सुनते ही जोया के कदम वहीं जमीन पर जम गए। उसने नीचे देखा। वो काली चमकीली खाल अब लगभग पूरी तरह राख बन चुकी थी और उसमें से धुआं उठ रहा था। जोया के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। नहीं, ये क्या कर दिया? ये नहीं हो सकता। वो दौड़कर उस जलती हुई राख के पास घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। ये कोई और नहीं कर सकता। किसने किया यह? वो पागलों की तरह चारों तरफ देखने लगी। तभी उसकी नजर कुछ ही दूरी पर खड़ी अपनी मां मल्लिका शबाना पर पड़ी। उनकी आंखें झुकी हुई थीं, चेहरा खामोश था, मगर उनके हाथ में अब भी वो मशाल थी जिससे उन्होंने आग लगाई थी। जोया लड़खड़ाते हुए उठी और भागकर उनके पास गई। अम्मी! उसकी आवाज बुरी तरह टूट चुकी थी। बोलिए अम्मी, यह खाल किसने जलाई है? मल्लिका शबाना खामोश रही। जोया ने रोते हुए उनके कंधे को जोर से झकझोरा। बताइए अम्मी, आपने किया है ना ये सब? आपने? मल्लिका की आंखों में भी आंसू आ गए। हाँ, मैंने किया है ये, मगर मैं तो चाहती थी कि वो इंसान बन जाए। मैं तुम्हें बाज से बचाना चाहती थी। बचाया? जोया पूरी ताकत से चीखी। जिसने मुझे टूट कर चाहा, जिसने मेरी आंखों में कभी एक आंसू नहीं आने दिया, आपने उसे ही जिंदा जला दिया अम्मी। आपने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। जोया ने अपना सिर वहीं दीवार पर दे मारा। जिस्म तो आपने उसका नहीं जलाया अम्मी, आज आपने मुझे जिंदा जला दिया है। वहां मौजूद भीड़ में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक लफ्ज भी बोल सके। सन्नाटा ऐसा था कि सांसों की आवाज भी शोर लग रही थी। जोया धीरे से जमीन से उठी। उसने एक फैसला कर लिया था। अब मैं इस महल में एक पल भी नहीं रह सकती। जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेती, जब तक अपने शौहर को एक बार अपनी आंखों से सही सलामत नहीं देख लेती, मैं ना चैन से बैठूंगी और ना ही वापस लौट कर आऊंगी। अगली ही शाम ढलते ढलते महल के एक सुनसान कोने में शहजादी जोया ने अपने शरीर से एक एक करके सारे भारी जेवर उतार दिए। उसकी मोतियों की कंगने, वो सुनहरी भारी जंजीरें, कानों की हीरे की ज्वेलरी, सब कुछ उतार कर उसने एक चांदी के थाल में रख दिया। फिर उसने अपना वो भारी और कीमती शाही लिबास भी उतार दिया और एक जोगन जैसा बिल्कुल सादा लिबास पहन लिया। उसने अपने साथ सिर्फ एक छोटी सी गठरी बांधी, जिसमें एक चादर, कुछ सूखे मेवे और पीने के लिए थोड़ा सा पानी था। उसने जाने के लिए ना कोई शाही रथ मांगा और ना ही किसी सिपाही को साथ चलने का हुक्म दिया। उसके पास बस एक टूटी हुई मोहब्बत का दर्द था और उस मोहब्बत को वापस पाने की एक जिंदा उम्मीद। महल का हर छोटा बड़ा नौकर, दासियां और सिपाही उसे जाते हुए बस नम आंखों से देख रहे थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर उसे रोक सके। बादशाह सलीम खान उस वक्त सल्तनत के किसी काम से बाहर गए हुए थे। जोया ने जंगल में दाखिल होने से पहले पलटकर एक आखिरी बार उस महल को देखा।
ये वो महल था जहां वो बचपन से खेल कूद कर बड़ी हुई थी, जहां उसकी वो अनोखी शादी हुई थी। उसने एक लंबी सांस ली और जंगल के उस खौफनाक अंधेरे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसके पैर बिल्कुल नंगे थे, मगर उसका इरादा किसी चट्टान से भी ज्यादा मजबूत था। अब वो एक शहजादी नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत को तलाश करती हुई एक जोगन बन चुकी थी। दिन बीतते गए। जोया कभी जंगल के किसी पुराने पेड़ के नीचे बैठकर उस आसमान को घंटों निहारती रहती, जहां उसने कभी अपने बाज को आजादी से उड़ते हुए देखा था। शहजादी जोया का यह सफर अब किसी आम इंसान के बस की बात नहीं रही थी। वो अब एक ऐसी मुसाफिर बन चुकी थी जिसकी कोई मंजिल नहीं थी, बस एक ही तलाश थी। जंगल के वो खतरनाक रास्ते जहां दिन में भी लोग जाने से खौफ खाते थे, वहां जोया बिना किसी डर के भटक रही थी। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, जो अब फूट कर जख्म बन चुके थे, लेकिन उसे अपने बदन की कोई तकलीफ महसूस ही नहीं होती थी। उसे बस वो चीख याद आती थी जो उस रात जंगल में गूंजी थी, और वो जलती हुई बाज की खाल जिसने उसको राख कर दिया था। जंगल के जानवर और परिंदे भी अब इस पागल सी लड़की को पहचानने लगे थे। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बस खामोशी से चलती रहती। कभी किसी झील के किनारे बैठकर अपने अक्स को देखती, तो कभी किसी ऊंचे पेड़ की शाख को घूरती, जैसे उम्मीद कर रही हो कि अभी वो बाज उड़कर आएगा और उसके पास बैठ जाएगा। एक शाम जब सूरज बिल्कुल डूबने वाला था और आसमान का रंग किसी पिघले हुए सोने जैसा लग रहा था, जोया बहुत थक कर एक बेहद पुराने और घने दरख्त के नीचे बैठ गई। भूख और प्यास से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। वो बस अपनी आंखें बंद करके अपने उसी गुजरे हुए कल को याद कर रही थी। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें पड़ीं। उस दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर दो परिंदे बैठे थे, एक तोता और एक मैना। वो दोनों आपस में बहुत ही धीमी आवाज में कुछ बातें कर रहे थे। यूं तो परिंदों की बोली आम इंसानों को समझ नहीं आती, मगर प्यार में डूबी और हफ्तों से जंगल में भटकती जोया को आज जंगल की वो आवाज समझ आ रही थी। उनके लफ्ज जैसे हवा में तैरते हुए सीधे जोया के कानों तक पहुंच रहे थे। तुम्हें कुछ खबर है? तोते ने मैना से पूछा। खुशहाल देश का वो नौजवान शहजादा, वो अब तक जिंदा है? हाँ, मैंने भी सुना है, मैना ने जवाब दिया। मगर उसकी हालत बहुत ही खराब है। जलने की वजह से उसकी हड्डियां तक झुलस गई हैं। वो किसी से कुछ बोल नहीं पाता, बस दर्द से तड़पता रहता है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि वो बेहोशी में भी बस एक ही नाम पुकारता है, जोया, जोया। ये नाम सुनते ही जोया का दिल जैसे सीने से बाहर आने को हो गया। उसकी थकी हुई सांसों में एकदम से तेजी आ गई। उसे इस दर्द से आजाद करने का कोई तो रास्ता होगा? तोते ने उदासी से पूछा। रास्ता तो है, मैना ने कहा। कहते हैं कि अगर काले कुएं के पास उगने वाली नीली बूटी को लगातार 40 दिन तक पीसकर उसके जख्मों पर लगाया जाए, तो वो बिल्कुल पहले जैसा हो सकता है। मगर वो काला कुआं है कहाँ, और वो बूटी लाएगा कौन? इतना कहकर वो दोनों परिंदे पंख फड़फड़ाकर आसमान में उड़ गए, मगर वो अपने पीछे जोया के लिए जिंदगी की एक नई उम्मीद छोड़ गए थे। खुशहाल देश। जोया ने अपने सूखे होठों से बमुश्किल यह लफ्ज दोहराया। वो वही है, मेरा शौहर, मेरा बाज। वो जिंदा है। अब उसका रास्ता बिल्कुल साफ था। सबसे पहले उसे वो काले कुएं वाली बूटी तलाश करनी थी, और फिर खुशहाल देश जाकर अपने शौहर की मरहम पट्टी करना थी। उसने जमीन से अपनी छोटी सी गठरी उठाई और उसी वक्त अपनी नई मंजिल की तरफ कदम बढ़ा दिए। अगले कई दिनों तक जोया जंगल के उन अनजान और खौफनाक हिस्सों में भटकती रही, जहां परिंदे भी पर मारने से कतराते थे। वो हर खंडहर, हर वीरान जगह को तलाशती रही, और फिर एक दिन भटकते भटकते वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई थीं। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी थी। जोया जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, उसे जमीन के अंदर धंसा हुआ एक बहुत ही गहरा और डरावना कुआं दिखाई दिया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने पास पड़ा एक छोटा सा पत्थर उठाया और कुएं में गिरा दिया। बहुत देर तक कोई आवाज नहीं आई, और फिर काफी देर बाद पानी में पत्थर गिरने की एक हल्की सी छप आवाज गूंजी। यही है वो काला कुआं। जोया की आंखों में एक चमक आ गई। उसने ध्यान से देखा, आसपास बहुत ही छोटी छोटी पत्तियां उगी हुई थीं। उनमें से एक अजीब सी महक आ रही थी, ऐसी महक जो सीधे दिमाग को सुकून पहुंचाती थी। जोया ने एहतियात से एक पत्ती को तोड़ा और अपनी उंगलियों के बीच उसे मसल कर देखा।
पत्ती का रस उंगलियों पर लगते ही पहले एक तेज जलन सी महसूस हुई, मगर अगले ही पल वहां एक बहुत ही ठंडी और सुकून देने वाली लहर दौड़ गई। यही है, यही है वो काले कुएं वाली बूटी। जोया की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने जल्दी जल्दी अपना एक साफ कपड़ा निकाला और बहुत ही हिफाजत से उन नीली पत्तियों को तोड़कर उसमें जमा करने लगी। जब उसके पास काफी सारी बूटी इकट्ठी हो गई, तो उसने उसे कसकर अपनी गठरी में बांध लिया। पहला काम पूरा हो चुका था। अब बारी थी अपने प्यार को ढूंढने की। उसने परिंदों की बातों को याद किया और खुशहाल देश की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ी। हफ्तों का लंबा और थका देने वाला सफर तय करने के बाद एक शाम वो एक बहुत ही वीरान और खामोश झील के किनारे पहुंची। वहां का नजारा देखकर जोया के कदम जमीन पर ही जम गए। झील के किनारे मिट्टी में एक इंसान बेसुध पड़ा था। उसका पूरा जिस्म सर से लेकर पांव तक बुरी तरह जला हुआ था। उसके कपड़े झलकर उसके बदन से चिपक चुके थे। उसकी सांसें इतनी धीमी चल रही थीं कि वो किसी भी वक्त टूट सकती थीं। जोया पागलों की तरह दौड़कर उसके पास गई। उसने कांपते हाथों से उस इंसान के झुलसे हुए चेहरे से बाल हटाए। यह यह तो वही है। जोया के होठों से एक दर्दनाक आह निकली। यह वही चेहरा था जिसे वो हर रात अपने कमरे में देखती थी। मेरा बाज, मेरा शौहर। जोया फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। यह वक्त रोने का नहीं था। उसने फौरन अपनी गठरी से वो नीली बूटी निकाली। पास ही पड़े एक सपाट पत्थर पर उन पत्तियों को रखा और दूसरे पत्थर से उन्हें पीसना शुरू किया। बूटी इतनी सूखी थी कि पिस नहीं रही थी। जोया की आंखों से गिरते हुए आंसुओं ने उस बूटी को भिगोया और आंसुओं में मिलकर वो बूटी एक नर्म लेप में बदल गई। जोया ने बहुत ही प्यार और नजाकत से अपने कांपते हाथों से वो लेप शहजादे के जले हुए जख्मों पर लगाना शुरू किया। जैसे जैसे वो लेप लगता गया, शहजादे के माथे पर पड़ी सिकुड़न थोड़ी कम होने लगी। उस दिन से जोया का एक ही काम था। वो दिन रात वहीं झील के किनारे बैठी रहती। हर सुबह ताजा लेप बनाती और शहजादे के जख्मों पर मलती। कभी तेज धूप होती तो वो अपने दुपट्टे का साया कर देती। कभी ठंड बढ़ती तो उसे अपनी चादर से ढक देती। देखते ही देखते कई दिन गुजर गए। शहजादे के गहरे जख्म अब कुछ हद तक भरने लगे थे। उसकी सांसों में भी अब एक ठहराव आ गया था। लेकिन अब मौसम बदल रहा था। सर्द हवाएं चलने लगी थीं। जोया समझ गई थी कि खुले आसमान के नीचे इस तरह उसका पूरा इलाज मुमकिन नहीं है। अब उसे किसी महफूज और गर्म जगह की जरूरत थी। जोया ने फैसला किया। वो शहजादे को वहीं झाड़ियों के पीछे महफूज करके खुद पैदल ही खुशहाल देश के ऊंचे महल की तरफ निकल पड़ी। जब वो महल के बड़े दरवाजे पर पहुंची, तो उसकी हालत किसी भिखारन जैसी लग रही थी। कपड़े धूल और मिट्टी से अटे पड़े थे। चेहरे पर थकान और बाल उलझे हुए थे। सिपाहियों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। मुझे तुम्हारे बादशाह से मिलना है। यह जिंदगी और मौत का सवाल है, जोया ने बहुत ही मजबूत और रोबदार आवाज में कहा। उसकी आवाज में वो शाही अंदाज था जो सिपाहियों को भी हैरान कर गया। उन्होंने फौरन बादशाह को खबर दी और जोया को दरबार में पेश किया गया। खुशहाल देश का बादशाह एक बूढ़ा और समझदार इंसान था। उसने जोया की तरफ हैरानी से देखा। तुम कौन हो बेटी, और क्या काम है मुझसे? जोया ने अपनी नजरें नहीं झुकाईं। मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं। मेरी कोई पहचान नहीं है। मगर आपकी सरहद के पास वाली वीरान झील के किनारे मुझे एक नौजवान मिला है। उसका पूरा जिस्म बुरी तरह जला हुआ है। मैं पिछले कुछ दिनों से उसका इलाज कर रही हूं, मगर अब उसे एक महफूज जगह चाहिए। मैं चाहती हूं कि आप उसे अपने महल में पनाह दें, ताकि मैं उसका इलाज पूरा कर सकूं। बादशाह ने अपने वजीर की तरफ देखा और फिर जोया की आंखों की सच्चाई को पढ़ते हुए कहा, ठीक है, उस नौजवान को फौरन यहां लाया जाए। सिपाही गए और बहुत ही हिफाजत से शहजादे को महल में ले आए। जैसे ही बादशाह ने उस जले हुए नौजवान का चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नौजवान कोई और नहीं, बल्कि खुशहाल देश का वही शहजादा था जो महीनों पहले अचानक कहीं गायब हो गया था। महल में हड़कंप मच गया। बादशाह की आंखों में आंसू थे। उन्होंने जोया की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरे बेटे को ढूंढ निकाला है। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। जोया ने सादगी से जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी एक शर्त है। मुझे इसका इलाज करने के लिए कुछ दिन और चाहिए। इस दौरान कोई भी कमरे में नहीं आएगा। मैं अपने तरीके से इसका इलाज मुकम्मल करूंगी। बादशाह ने फौरन शर्त मान ली। महल के सबसे शानदार कमरे में
शहजादे को रखा गया। अब जोया हर रोज उस कमरे में जाती। वो काले कुएं वाली बूटी पीस कर लाती और अपने हाथों से शहजादे के जख्मों पर लगाती। वो घंटों उसके पास बैठी रहती, उसकी सांसों को सुनती। कभी कभी शहजादा बेहोशी में बड़बड़ाता, जोया, मेरी जोया। ये सुनकर जोया की आंखों से आंसू बहने लगते। वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए धीमे से कहती, मैं यहीं हूं, तुम्हारी जोया तुम्हारे पास है। इस तरह 39 दिन बीत गए। शहजादे का जिस्म अब लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका था। वो अब खुद से करवट लेने लगा था और उसके चेहरे की पुरानी चमक वापस लौट आई थी। जोया जानती थी कि कल 40वां दिन है और कल यह पूरी तरह होश में आ जाएगा। जोया ने बहुत ही प्यार से शहजादे का माथा चूमा। अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। मेरा सफर यहीं तक था, मगर तुम्हें मुझे याद रखना होगा, बिना मेरे नाम के, बिना मेरी शक्ल के। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम मुझे ढूंढ ही लोगे। सुबह की पहली किरण के साथ ही, इससे पहले कि कोई महल में जागता, जोया खामोशी से वो महल छोड़कर निकल गई। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, कोई इनाम नहीं लिया, ना अपना नाम बताया और ना ही अपनी मंजिल का कोई निशान छोड़ा। जब सुबह शहजादे ने पूरी तरह होश में आकर अपनी आंखें खोली, तो उसने खुद को महल के बिस्तर पर पाया। बादशाह और नौकर जब खुशी खुशी कमरे में आए, तो शहजादे ने सबसे पहला सवाल यही किया, वो कहाँ है, वो लड़की जिसने मेरा इलाज किया? नौकरों ने कहा, शहजादे, वो तो आज सुबह ही बिना किसी को कुछ बताए कहीं चली गई। उसने अपना नाम तक नहीं बताया था। शहजादा सन्न रह गया। चली गई? ऐसे कैसे जा सकती है वो? शहजादा अब पूरी तरह सेहतमंद हो चुका था। उसके बदन के जख्म तो भर गए थे, लेकिन दिल में एक बहुत गहरा जख्म हो गया था। वो हर वक्त बस उसी लड़की के ख्यालों में खोया रहता, जिसने 40 दिन तक उसकी इतनी सेवा की थी। उसे उस लड़की का चेहरा तो ठीक से याद नहीं था, मगर उसका एहसास उसकी रूह तक में बसा हुआ था। कुछ दिन ऐसे ही बेचैनी में गुजरने के बाद शहजादे ने एक फैसला किया। उसने अपनी एक खास सवारी तैयार करवाई और अपने सबसे करीबी सिपाही को बुलाया। मुझे एक जगह जाना है, शहजादे ने कहा। सीधा बादशाह सलीम खान के महल की तरफ चलो। सफर लंबा था, मगर दिल की बेकरारी उसे खींचे लिए जा रही थी। जैसे ही शहजादे की सवारी सलीम खान के महल के बाहर रुकी, वहां के दरबानों ने फौरन अंदर खबर भिजवाई कि खुशहाल देश का शहजादा तशरीफ लाया है। बादशाह सलीम खान, जो अब अपनी बेटी के गम में पहले से काफी कमजोर और बूढ़े लगने लगे थे, अपने तख्त पर बैठे थे। शहजादे को पूरे शाही अदब के साथ दरबार में लाया गया। बादशाह ने हाथ के इशारे से सारे दरबारियों और सिपाहियों को बाहर जाने का हुक्म दिया। अब उस बड़े से कमरे में सिर्फ दो लोग थे, बादशाह सलीम खान और वो अजनबी नौजवान शहजादा। बादशाह ने बहुत ही गौर से उस नौजवान की आंखों में देखा। हम तुम्हें नहीं पहचानते नौजवान, तुम कौन हो और हमारे मुल्क में तुम्हारा क्या काम है? शहजादे ने बिना कोई खौफ खाए, बहुत ही ठहरे हुए और जाने पहचाने लहजे में कहा, मैं बाज हूं, वही बाज जिसने जंगल में आपकी जान बचाने की कोशिश की थी और जिसे आपने अपनी बेटी जोया का हाथ सौंपा था। यह सुनते ही बादशाह सलीम खान का चेहरा सख्त हो गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा बाज तो उस रात ही। जी हां, शहजादे ने बात काटते हुए एक गहरी सांस ली। मुझ पर बचपन में एक बहुत ही खतरनाक जादू हुआ था। उस जादू की वजह से मैं दिन के उजाले में एक बाज बन जाता था और रात के अंधेरे में एक इंसान। उस जादू के असर को तोड़ने का एक तरीका था। अगर कोई लड़की अपनी पूरी रजामंदी और सच्चे दिल से, बिना मेरे इंसानी रूप को जाने, मुझसे शादी कर ले और मुझे अपना ले, तभी मैं पूरी तरह इंसान बन सकता था। बादशाह यह सब सुनकर पत्थर जैसा बन चुके थे। शहजादे ने आगे कहा, आपकी बेटी जोया ने मुझे मेरे बाज वाले रूप में ही सच्चे दिल से अपना लिया था। उसने मुझसे बेइंतहा मोहब्बत की। वो जादू टूट ही रहा था और मैं हर रात उसके कमरे में एक इंसान बनकर जाने लगा था। मगर एक दिन आपकी मल्लिका ने वो मेरी बाज वाली खाल देख ली। उन्हें लगा कि मैं कोई धोखेबाज हूं और उन्होंने उस खाल को आग लगा दी। शहजादे की आंखों में उस रात का दर्द फिर से तैरने लगा। उन्होंने सिर्फ उस खाल को आग नहीं लगाई थी, बल्कि उस जादू की वजह से वो आग सीधे मेरे जिस्म को जला रही थी। मैं चीखता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। मैं मर ही जाता, लेकिन मैं आज सिर्फ जोया के लिए जिंदा हूं। शहजादे ने बादशाह की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या
क्या मेरी जोया अब भी इसी महल में है? बादशाह सलीम खान के कांपते हुए होंठों से एक आह निकली। उन्होंने भारी आवाज में कहा, तुम्हारे जाने के बाद से वो जिंदा तो है, मगर सिर्फ सांसें ले रही हैं। वो सारा सारा दिन खामोश रहती है, किसी से बात नहीं करती। बस रात को तुम्हारे उस पुराने कमरे में जाकर तुम्हारी जली हुई खाल की राख के पास बैठकर घंटों आंसू बहाती है। शहजादे ने बादशाह से इजाजत ली और सीधे महल के उस पुराने हिस्से की तरफ दौड़ पड़ा। शहजादा धीमे कदमों से उस कमरे में दाखिल हुआ। यह वही कमरा था जहां वो कभी एक बाज की शक्ल में रहता था। कमरे के अंदर का नजारा देखकर शहजादे के कदम वहीं रुक गए। कमरे के एक कोने में एक छोटी सी खिड़की के पास जोया बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। शहजादा बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। जोया! उसके मुंह से बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज निकली। यह आवाज सुनते ही जोया के हाथों से वो राख का डिब्बा छूटकर जमीन पर गिर गया। जैसे बरसों का सन्नाटा एकदम से टूट गया हो। उसने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता से पीछे मुड़कर देखा। पहले उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो हैरान रह गई। उसकी सांसें जैसे सीने में ही अटक गईं। तुम? जोया बस इतना ही कह पाई और उसके गालों पर आंसुओं का सैलाब बह निकला। शहजादे के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और सुकून भरी मुस्कान थी। हाँ जोया, मैं वापस लौट आया हूं और अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। जोया के होंठ कांप रहे थे। वो लड़खड़ाती हुई उठी और शहजादे के बिल्कुल करीब आ गई। उसने शहजादे के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। तुम जानते हो, जोया ने रोते हुए कहा, जब तुम बुरी तरह जल चुके थे और झील के किनारे पड़े थे, तब कोई तुम्हारे पास नहीं आता था। मैंने पूरे 40 दिन तक उस काले कुएं वाली बूटी को अपने आंसुओं में पीसकर तुम्हारे जख्मों पर लगाया है। मैं जानती थी कि अगर मेरे प्यार में सच्चाई है तो तुम वापस जरूर लौट आओगे। शहजादा हैरान रह गया। तो वो लड़की जिसने मेरा इलाज किया, वो मुसाफिर तुम ही थी? जोया ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। शहजादे ने जोया को सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में बादशाह सलीम खान और मल्लिका शबाना दोनों दौड़ते हुए उस कमरे में आए। उन्होंने देखा कि महीनों बाद उनकी बेटी जोया के चेहरे पर वो पुरानी वाली खिलखिलाती हुई मुस्कान वापस आ गई है। मल्लिका शबाना की आंखों में भी आंसू थे, मगर ये आंसू पछतावे और खुशी के थे। बादशाह सलीम खान ने आगे बढ़कर शहजादे के माथे को चूमा और कहा, आज मेरे सीने से दुनिया का सबसे बड़ा बोझ उतर गया है। मेरी बच्ची का खोया हुआ प्यार वापस लौट आया है। उसी शाम महल में एक बहुत ही खूबसूरत जश्न मनाया गया। ना तो कोई शोर शराबा था और ना ही दिखावे की कोई सजावट। कुछ ही दिनों बाद बादशाह सलीम खान ने अपनी बेटी जोया और उस नौजवान शहजादे को प्यार के साथ विदा किया। शहजादे ने जोया को बहुत ही इज्जत के साथ अपने घोड़े पर बिठाया और खुशहाल देश की तरफ निकल पड़ा। वो दोनों वक्त वक्त पर बादशाह से भी मिलने आते रहते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।